Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the third lecture of our World History series और आज हम बात करेंगे रेनेसां आर्ट लिटरेचर एंड साइंस की. पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 में बेसिकली हमने ये देखा कि रेनेसां का मतलब क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत इटली से हुई और उसकी शुरुआत इटली से ही क्यों हुई. ये भी एक हमने सवाल इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की. इसके बाद जो हमने देखा था कि वो क्या ऐसे रीजंस थे बेसिकली कि ये रेनेसां जो है ये इतना ज़्यादा फ्लरिश किया और ये एक रेवोल्यूशन अपने आप में बन गया. आज हम बात करेंगे उन आर्ट लिटरेचर एंड साइंस की जो रेनेसां पीरियड में डेवलप हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा पूरी दुनिया पे. सो लेट अस बिगिन. बिफोर दैट, दिस इज अबाउट माई सेल्फ and this is all my educational qualification, my experience. So this is about me. So let us begin our the Renaissance literature. First of all, we'll talk about the literature. जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा रेनेसां का वो रिवाइवल एंड लर्निंग ऑफ द ग्रीक एंड द लैटिन लिटरेचर. ये हमने पिछले सेशन में भी हमने देखा, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि किस तरीके से रेनेसां ने जो रिवाइवल था, रेनेसां का मतलब ये बेसिकली एक तरीके से रिवाइवल ही होता है, कैसे उसको किस चीज को रिवाइव किया. जो हमारा ग्रीको रोमन थॉट्स थे, जो ग्रीको रोमन क्लासिकल जो हमारा लिटरेचर एंड आइडियाज थे, उसको रिवाइव किया. Renaissance writers produced work that reflected their time, but they also used technique that writers, rely on today. So, जो उनका writing techniques थी, जो उनका तरीका था, वो इतना ज़्यादा effective था कि आज भी, वो writers, वो authors, हम आज भी उनको follow करते हैं. For example, the example of Dante, this person. He wrote in vernacular in his native language instead of Latin. So सबसे important जो contribution रहा कि एक जो Latin का foundation था, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो Latin का foundation था वो इन्होंने किसी तरीके से उसको तोड़ा और अभी वर्नाकुलर्स में लिखने लगे. जैसे इनकी वर्नाकुलर डांटे की इटालियन थी, इन्होंने इटालियन में लिखना शुरू किया क्योंकि पहले जो भी लिटरेरी वर्क था वो लैटिन में था. सो उस फाउंडेशन को तोड़ा और इटालियन में इन्होंने जो भी वर्नाकुलर्स थी उसमें लिखना शुरू किया. डांटे का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इट्स डिवाइन कॉमेडी which was written in the Italian language. So this was the contribution of Dante. Then this person, Geoffrey Chaucer, he is he's like the father of English literature. You should remember this. और इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर को वो था कैंटरबरी टेल्स, और ये इन्होंने इंग्लिश में लिखी. सो अभी तक ये वो दौर है कि जब लैटिन आना ही या ग्रीक लैंग्वेज को ही एक स्टैंडर्ड माना गया. अभी वर्नाकुलर्स लाइक इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, अभी इनको वो इम्पोर्टेंस अभी नहीं मिला. ये इनको जो इन लैंग्वेजेस का जो एक इम्पोर्टेंस था, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश, इवन इंग्लिश, इसको जो इम्पोर्टेंस मिला वो रेनेसां के बाद ही मिला. फिर मिशावेली रोट हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एंड द प्रिंस. मिशावेली को हम अभी आगे और देखेंगे. Cervantes authored the famous Don Quixote, important है. Utopia written by Sir Thomas More in Latin. So Sir Thomas More ने यूटोपिया लिखी लैटिन में. The Elizabethan era marked the commencement of English Renaissance. So English literature में Renaissance Elizabeth I के दौर में आता है. And what we saw, this basically Renaissance was the rise of William Shakespeare, क्रिस्टोफर मार्लोव, एडमंड स्पेंसर, सिडनी एंड बेन जॉनसन. ये जो मतलब लैंडमार्क बने इंग्लिश लिटरेचर में, और आज भी आप में से जो लोग एमए इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हैं या दे आर प्लानिंग और यू हैव डन इट, you know the importance of all these authors what I'm talking about. Their contribution to English literature is immense. Montaigne, in the same series, Montaigne author wrote against the authority and the first modern
the dictatorship of the past and made it the title man. So this was like major. Martin Luther translated Bible in German language. So ये actually Renaissance का ये एक बहुत बड़ा contribution रहा कि जो vernaculars थे उस दौर में उनका डेवलपमेंट हुआ एज ए लैंग्वेज, एज ए लिटरेचर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बड़ा एक ऐसा क्लास डेवलप हुआ. विलियम शेक्सपियर को आई थिंक उनको खुद नहीं पता होगा कि शायद उनको इतना कोट कर दिया जाता है. मतलब लोगों को समझ नहीं आता. बाद वक्त तो ऐसा लगा कि शेक्सपियर को खुद नहीं पता होगा कि अच्छा मैंने भी ये कह दिया. लोग इतना ज्यादा शेक्सपियर एंड व्हेन समवन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब शेक्सपियर रेनेसां के दौर के थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ शायद 36 ड्रामास लिखे. और आई मे बी रॉन्ग, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद मुझे करेक्ट कर दें. लेकिन आप ये समझिए कि उनका इम्पैक्ट क्या रहा. आज मतलब शेक्सपियर के मतलब उनके जाने के सदियों बाद उनके उसके ड्रामास के एडाप्टेशन पे मूवीज बनती हैं. इंडिया में भी बनी. सम गुड मूवीज आर देयर. So this was the impact of Renaissance literature, and this was the impact of Renaissance, what world saw, and the impact of that on the world history. So this revolution and this revolution of thoughts, this revolution of or rather rebirth of the spirit of inquiry was not just only limited to literature, it was there in art. Like जो middle ages में जो painting थी, it was dominated by Christianity. But Renaissance period में, the art, the paintings were dominated like by love of nature, human body, provided muses in this domain. Importance was given to love of nature and human body. Although the spirit of humanism prevailed, the subject matter of most Renaissance art was Christian. So Christianity को सेंटर में रख के ह्यूमनिज्म और जो लव ऑफ द नेचर है उसको रिप्रेजेंट किया गया इन द पेंटिंग्स. विल सी हु आर दे. इन्हें कौन नहीं जानता और इसे किसने नहीं देखा. मतलब दिस इज लियोनार्डो दा विंची, the most versatile man of his time. He was an artist, poet, musician, engineer. मतलब जो भी कहना चाहो, he was there. Hence, he was the real Renaissance man. Because, like, he was born in Florence, he visited many countries. He was, patronized by the Duke of Milan, and his famous paintings were Mona Lisa, this one, The Mysterious Smile, and one more painting, The Last Supper. See, again, I told you that भले ही वो इंडिविजुअलिज्म पे चल रहा था, रेनेसां का जो दौर है वो इंडिविजुअलिज्म पे चल रहा था, लेकिन जो सेंटर था, ये वाली जो पेंटिंग है, जो सेंटर था वो हमेशा क्रिश्चियनिटी रहा. तो लियोनार्डो दा विंची 1452-1519 इनकी जिंदगी रही और इसमें जो इन्होंने नाम कमाया, आज मेरे हिसाब से 500 साल हो चुके हैं एग्जैक्टली उनको देखा जाए तो 501 साल उनके मरने के बाद भी. बट मोनालिसा इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल आर्ट द वर्ल्ड हैज. So these people. Another one, Michelangelo. He was a painter as well as sculptor. He lived in Florence. See, importance of Florence is very high. And जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, द मेडिची फैमिली, उन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया. The magnificent frescoes on the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican represent his most brilliant achievement in the painting. So अगर आपने कभी टीवी में या आपने इंटरनेट पे वेटिकन को देखा होगा, या अभी रिसेंटली मैंने लास्ट उसमें भी एग्जांपल दिया था आपको, हैगिया सोफिया का, इस्तांबुल का, आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे सीलिंग में और उनके बड़े बड़े जो डोम्स होते हैं उसमें इंटरनली और साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स होती हैं. ये एक्चुअली ये माइकल एंजेलो ने वेटिकन में जो बनाया द सिस्टीन चैपल, वो इनका सबसे ब्रिलियंट काम माना जाता है. तो आपको अगर कभी जहन में हो या अभी आप इस लेक्चर के बाद इंटरनेट सर्फ करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ये जो सिटीज़ है जो हम ले रहे हैं नाम, ये मतलब उनके जो चर्चेज होते थे, जो
शैपल्स होते थे, वहां पे आप हाइट पे देखोगे डोम पे बहुत चारों तरफ खूबसूरत सी मतलब कलरफुल पेंटिंग्स, और हर पेंटिंग का अपना एक मतलब है, हर पेंटिंग में अपने आप में एक मैसेज है। तो ये जो है ये उस दौर का था, ये रेनेसां के दौर का था। और माइकल एंजेलो ने, ही वॉज नॉट ओनली अ पेंटर बट वो एक मूर्तिकार भी थे, स्कल्प्टर भी थे। और उन्होंने अपने जीवन में he made 145 pictures with 394 figures, and out of which some were as like 10 feet high. His painting The Last Judgment, this one, is considered the best in the world. So this was a painting of by Michelangelo, The Last Judgment, I'm sorry. And this is the best work in the world till date. Now why that is the best world, that leave that to our historians. But you should know, because when you're studying Renaissance you should know the examples, you should know कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने जो रेनेसां को रिप्रेजेंट करती हैं, और आज भी दुनिया में उनको वही इज्जत और वही सम्मान मिलता है जो शायद उस दौर में मिला होगा। सो आप उसकी ग्लोरी को समझ सकते हैं कि आज तकरीबन अगर हम इफ यू टेक 1500 AD एज द लैंडमार्क ऑल्सो, तो आज उस रेनेसां को 500 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन चीज़ों का जो स्टेटस है वो वही है, वही इंपॉर्टेंस है उनका वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे राफेल, काफ़ी इनकी मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी और ये काफ़ी जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो इन्होंने मैडोना को रिप्रेजेंट किया, मदर मैरी एंड द क्राइस्ट एंड दोज पेंटिंग्स, मतलब जिनको आर्ट का थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट है और जिनको आर्ट में थोड़ी सी मतलब समझ है, उनको पता होगा कि मैडोना को कितनी बार और कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया, कितनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया। दिस वाज लाइक द मतलब पहली बार ऐसा हुआ, जैसे अगर आपको याद हो कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें देखी थी वो बहुत उसमें खूबसूरती नहीं थी, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पेंटिंग को देखें, मैं इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, यस, आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो इसमें खूबसूरती भी है। ये जो ब्लेंड था, द ब्यूटी विद द डिवाइन art, that was for the first time. Raphael को इसलिए याद किया जाता है, although he just lived for like 37 years. Then सिर्फ आर्ट और लिटरेचर नहीं, जब आर्ट और लिटरेचर डेवलप करेगा और साइंस डेवलप ना करे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो जो मॉडर्न साइंस की जो हम बात करते हैं, जो आज के टाइम पे हम साइंस पढ़ते हैं, उसका जो बर्थ है, मतलब चाहे आपने फिजिक्स में देखा हो, चाहे आपने केमिस्ट्री में देखा हो, बायोलॉजी में देखा हो, मेडिसिन साइंस में देखा हो, सारी चीजें जो आज का जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो सब रेनेसां का दौर था। क्यों? क्योंकि एक जो हमने द स्पिरिट ऑफ लर्निंग combined with the spirit of inquiry, that actually led to the development of science. So spirit of learning plus spirit of inquiry actually led to the development of science. और इन्होंने इस दौर ने जो एक बहुत बड़ी चीज दी दुनिया को, इट वाज द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। पहले ठीक है, पहले ये मान लिया कि भैया अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, अपनी अपने 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 स्पॉट पे फिक्स है। दुनिया मतलब जो स्पेस है और जो सोलर सिस्टम है, लेट्स से, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो लोगों ने मान लिया। मिडिवल एजेस में यूरोप में किसी ने सवाल ही नहीं किया कि ये क्यों है। तो ये जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन था, शुरुआत नेचुरल फिनोमेना से हुई कि मतलब उन्होंने मान लिया ठीक है, बच्चा इंसान जो है पैदा होता है, लेकिन कैसे होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, हाउ ऑल दैट एक सेल से कहानी शुरू होकर एक पूरा ह्यूमन बॉडी कैसे बनी, इस पे कभी किसी ने सवाल नहीं किया इस दौर से पहले। तो और जब ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वाले सवाल आने लगे, जब इस तरीके के लर्निंग स्पिरिट ऑफ लर्निंग और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वाली जो अप्रोच है वो आने लगी, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। अब इसमें क्या क्या था? फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बैकन, दिस पर्सन considered as the father of the modern science, he denounced the deductive method and advocated the inductive method of scientific research. So those who have read research, they know what is the difference between the deductive and the inductive method. जिनको पता है please do write in the comment section, जिनको नहीं पता है search it. This is a work from my side to you कि deductive method और inductive method क्या होता है।
डेस्करेट्स, ये भाई साहब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ही ब्रॉट आउट कन्विंसिंगली द नेसेसिटी ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चनिंग, अगर हम कभी आप लोगों को इफ वी स्टार्ट ऑफलाइन एंड हमें कभी क्लास करने का, लाइव क्लास करने का मौका मिला, आई ऑलवेज इंसिस्ट whenever I'm teaching in a live class, in a offline or in a classroom, सवाल पूछो. सवाल मतलब वो जो फैज ने कहा ना कि बोल के लब आजाद है तेरे, कि बोल की ज़बां अब तक तेरी है, तो ये फैज ने बहुत बाद में कहा, लेकिन ये जो डेस्करेट्स ने कहा कि क्वेश्चनिंग इज वेरी नेसेसरी एंड यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, especially if you have to develop an understanding, and developing an understanding is very necessary when you are preparing for UPSC examination. आपकी सोच ही नहीं है तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते. आपकी खुद की एक सोच होनी चाहिए, और वो खुद की सोच कहां से आती है? वो खुद की सोच आती है सवाल करने से, कि कोई चीज है तो क्यों है. He contributed to the idea of doubt, and the doubt was the forerunner of new age in science. और ये जो doubt, इसीलिए आप देखोगे doubt clearance has always been given way more importance. कि नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए. ये जो रीजनिंग है, ये जो डाउट क्लियरिंग है, ये जो क्वेश्चनिंग है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रनीसा को, ना सिर्फ यूरोप को बल्कि पूरी मतलब पूरी पूरी दुनिया को. सवाल पूछिए, और जब आप सवाल पूछेंगे, हो सकता है आपसे कोई ज्यादा काबिल हो जो आपको उसका जवाब दे दे, तो भी आपके लिए अच्छा है. और अगर नहीं, तो आपको ऐसे लोग आप जब उस सवाल का जवाब ढूंढोगे, व्हेन यू विल क्वेश्चन समथिंग, और जब आप उस सवाल का जवाब ढूंढने निकलोगे, तो आपको और भी कई चीजें मिलेंगी जो कि आपके सोचने की डायमेंशन को बहुत ज्यादा वाइड कर देंगी. कोपर्निकस ने, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये पहले मतलब इन्होंने कहा कि देखो ये जो है, ये दुनिया ऐसी नहीं है, कायनात ऐसी नहीं है कि दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज बिलीव्ड बट अराउंड द सन. सो उससे पहले ये माना जाता था, अभी हमने डिस्कस किया कि ये अर्थ है और जो पूरी कायनात है, वो जो पूरे यूनिवर्स है, वो इसके जो सोलर सिस्टम है, वो इसके चारों तरफ घूम रहा है. ये कोपर्निकस थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी. बोला नो, this is not, earth is revolving around the sun. Then Kepler's law of planetary motion, I still remember that. I studied somewhere in class 12th and then I left science. So Kepler formulated mathematical laws to support the conclusion of Copernicus. So Copernicus ने जो कहा that earth center में नहीं है, sun center में है, इस चीज को support किया Kepler ने with his mathematical formulations, and he also stated that planet revolves around the sun in the elliptical orbit. So वो elliptical orbit वाला जो concept है, I don't remember exactly with the Kepler's formula, लेकिन वो शायद इसी कुछ को define करता है. I don't remember exactly. साइंस वाले ज़्यादा अच्छा बताएंगे. गैलीलियो, मतलब नाम तो सुना ही होगा, वो वाली चीज़ है. सो गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, और जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो जो कोपर्निकस ने कहा कि this whole universe is heliocentric, or not universe, our solar system is heliocentric, ये इन्होंने भी प्रूफ किया, केपलर ने भी प्रूफ किया, और गैलीलियो ने भी प्रूफ किया. Then we come to सर आइजैक न्यूटन. मतलब क्या ही बताएं इनके बारे में. The law of gravitation and so on and so on and so on. The Newton's law of motion and everything. So Newton's contribution मतलब मैं बड़ा डिफिकल्ट था उसको सम अप करना, लेकिन अगर इसमें देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यू एस्ट्रोनॉमिकल डायमेंशंस खोले, और जो ओल्ड जूलियन कैलेंडर था उसको रिफॉर्म किया गया 1582 में बाय पोप ग्रेगरी द 13th. और इसीलिए जो कैलेंडर आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, जनवरी फरवरी, जो इंग्लिश कैलेंडर, it is we call it English calendar, but basically it is the Gregorian calendar, because that whole system was reformed. That whole system was reformed.
बाय पोप ग्रेगरी द 13th, इसीलिए उसे ग्रेगेरियन कैलेंडर कहा जाता है। अब ये सारी चीजों का इस रेनेसां का इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रेनेसां है इसको हम हमेशा कहेंगे कि इसने आधुनिकता की, या दुनिया में, अगर जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं ना, तो इंडियन हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर रखा है कि दिस इज योर इंडियन, लेट्स से एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। इन द सेम मैनर जब हम दुनिया की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो मॉडर्न एज की, जैसे हम कहते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, उसी तरीके से यूरोप की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू होती है विद द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द कॉन्सिक्वेंट साइंटिफिक इन्वेंशन प्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब Gregorian calendar, Newton's law of motion, Newton's law of gravitation, Copernicus theory, Galileo, telescope, Kepler, Francis Bacon, Descartes, इन सब लोगों ने जो 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 कंट्रीब्यूट किया है दुनिया को, वो आप मतलब हम आज सोचिए ना, आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं सो कॉल्ड, मतलब मेरी सोच थोड़ी सी अलग है इस बारे में कि हमने मॉडर्निज्म का बहुत गलत मतलब निकाला, लेकिन आज के टाइम पे कोई ऐसा क्यों, मतलब बात वही करेंगे कि न्यूटन, मतलब कई कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हम न्यूटन को गलत साबित करना चाहते हैं, इजिकल टू एमसी स्क्वायर जो न्यूटन ने दे दिया वो उसके बेसिस पे पूरी मॉडर्न साइंस बेस्ड है। क्यों आज ऐसा इंटेलेक्ट नहीं आ पाता है? तो ये जो एक ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म की बात हुई, इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, और बेसिकली जो साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हुए उस दौर में, उसने पूरी, मतलब कहना चाहिए ना जिसको कहते हैं, इंसानियत को बदल के रख दिया। ये इम्पैक्ट था रेनेसां का, ये आउटकम था रेनेसां का। This can be gauged by observing the present individualistic society of the West, where the belief in ability to change one's life is still important as the part of one's value system। और आप इस रेनेसां को आज के यूरोप में, वेस्ट में, बेसिकली जो जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि वहां आज भी इंसान की जान की बहुत बड़ी वैल्यू, और मतलब अभी हमने कोरोना के दौर में देखा हाउ व्हाट जर्मनी डिड। जर्मनी सेड दैट ओके, you know, in corona when they were facing economic crisis, they said you take money, अपना बिजनेस शुरू करो, पैसा बाद में दे देना, हम अभी नहीं लेंगे, बिजनेस शुरू करो। क्यों? उन्होंने इकोनॉमी रन करनी थी। और ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है, लाइक आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ जर्मनी इन दैट केस। जर्मनी में जब कोविड का इम्पैक्ट बढ़ने लगा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, this is something which is not that easily possible. They went for a very small period of lockdown, और उन्होंने उस दौरान अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को अपडेट किया। उन्होंने कहा आपको कोविड होगा, आप हमारे हॉस्पिटल्स में आइए, हम आपको ठीक करके भेजेंगे। Germany had huge number of cases, but still, the mortality rate was quite low. तो यहाँ पे the society that changed, the individualistic society of the West, what they have changed, they have resulted in the in the thought that belief in human life is and the importance of human life is very important. Renaissance resulted in the ascendance of local European languages and literature instead of Latin. So prior in the ancient ages, or in the Middle Ages, Latin was like the very important language. Now, but what we see now, we see English, German, French, Portuguese, Spanish, Italian, so on. There's all those local languages, the vernaculars. उनका डेवलपमेंट हुआ और उनके लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, एंड दिस linguistic development ultimately led to the national consciousness. और ये जो आज का हम दुनिया यूरोप देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ये वो तमाम जो मुल्क हैं वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं, अपना एक उनका कल्चर है, अपना एक लिटरेचर है। हमने कई मुल्क बनते देखे, जैसे हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया आगे चल के पढ़ेंगे, हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे,
with that, that German sentiment. Hitler will mobilize people on the German sentiment. French will be having a war with the English over the culture. So this linguistic development ultimately led to what? It led to the development of national consciousness. ये आगे चल के हमको दिखेगा जब हम थोड़ा सा मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ेंगे और वर्ल्ड वॉर की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि नेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, और ये नेशनलिज्म का कोर हमेशा लैंग्वेज रहेगा, लिंग्विस्टिक बेस रहेगा. सो ये कुछ आउटकम्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे रेनेसां के. अगला जो पार्ट है जो हम नेक्स्ट फोर्थ सीरीज में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन. क्योंकि हमने दो चीज देखी थी. हमने फर्स्ट सेशन में जब हमने शुरुआत की थी मिडिल एजेस की, तो हमने बात की थी फ्यूडलिज्म की और चर्च की. तो वो जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो यहाँ से बदला, चर्च के अंदर भी चेंजेस आए, और उस चेंज को हमने रिफॉर्मेशन कहा. सो दैट इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट टॉपिक. डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. Even if you don't got something, do mention that. We will try to answer that. और पैंडेमिक के टाइम पे अपना ख्याल रखिए. This is what I can say at this point of time. So have a great time. Stay safe, stay healthy. I'll see you in the next lecture. Goodbye.